हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीपिका। आज हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन, जिसके लेखक हैं धीरंजन मालवीय। तो बच्चों, सबसे पहले इस पाठ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रामन के संघर्षमय जीवन और उनकी उपलब्धियों का चित्रण किया गया है। वो एक ऐसे भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने अत्यंत अभाव के बीच में भी भारतीय विज्ञान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके रामन प्रभाव संबंधी खोज के लिए ही उनको विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार, कौन सा है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो चलो फिर शुरू करते हैं। पेड़ से सेब गिरते हुए तो लोग सदियों से देखते आ रहे थे, मगर गिरने के पीछे छिपे रहस्य को न्यूटन से पहले कोई और समझ नहीं पाया था। ठीक उसी प्रकार विराट समुद्र की नील वर्णीय आभा को भी असंख्य लोग आदिकाल से देखते आ रहे थे, मगर इस आभा पर पड़े रहस्य के पर्दे को हटाने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हुए सर चंद्रशेखर वेंकट रामन। लेखक कहते हैं कि पेड़ से गिरते हुए सेब को देखो। जो पेड़ में से सेब या कोई भी फल गिरता था वो तो सदियों से गिरता था, यानी बहुत समय पहले से गिरता ही रहता था और कई सारे लोग इस चीज को देखते थे। लेकिन उसके गिरने का जो कारण था, गिरने के पीछे का जो रहस्य था, वो सबसे पहले किसने सुलझाया था? न्यूटन ने। तो बच्चों, यहाँ पर क्या बात हो रही है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की बात हो रही है ना? सबको याद है ना? अगर जिन्हें याद नहीं आ रहा उन्हें बता दूं कि क्या हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार न्यूटन जब पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो अचानक से एक सेब नीचे गिरा। तो उनके दिमाग में एक प्रश्न आया कि ये सेब जो है पेड़ से नीचे ही क्यों गिरा? ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया, लेफ्ट की तरफ जाता, राइट की तरफ जाता, ये नीचे ही क्यों गिरा? और उसके बाद वो अपनी रिसर्च पर लग गए और उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जो वस्तुओं को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है कि जैसे न्यूटन ने इस रहस्य का पता लगाया था, ठीक उसी तरह विराट समुद्र, विराट का मतलब होता है बहुत बड़ा, ठीक है, विशालकाय, समुद्र की नील वर्णीय आभा, नील मतलब नीला और वर्णीय मतलब रंग, यानी नीला रंग, और आभा का मतलब होता है चमक, ठीक है, को भी असंख्य लोगों ने आदिकाल से देखा। असंख्य माने कई सारे लोगों ने। देखो, समुद्र भी आदिकाल से इस धरती पर है और समुद्र का जो पानी है उसका रंग नीला है, ये भी सभी लोग देखते आए थे। लेकिन इस आभा, आभा का मतलब चमक, इस चमक पर पड़े रहस्य के पर्दे को सबसे पहले किसने हमारे सामने रखा? सर चंद्रशेखर वेंकट रामन ने। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से न्यूटन ने पेड़ से गिरते सेब संबंधी रहस्य को सुलझाया था, वैसे ही चंद्रशेखर वेंकट रामन ने समुद्र के नीले जल का रहस्य सुलझाया। ठीक है, बात सन 1921 की है, जब रामन समुद्री यात्रा पर थे। तो बच्चों, सन 1921 में जब रामन समुद्री यात्रा पर थे, यानी समुद्र से यात्रा कर रहे थे, जहाज के डेक पर खड़े होकर नीले समुद्र को निहारना प्रकृति प्रेमी रामन को अच्छा लगता था। जहाज का डेक क्या होता है? जो पानी का जहाज होता है ना, उसके आगे का जो खाली हिस्सा होता है उसे डेक कहते हैं। नीले समुद्र को निहारना मतलब देखे रहना प्रकृति प्रेमी रामन को अच्छा लगता था। प्रकृति प्रेमी मतलब जो प्रकृति से जुड़े हुए लोग होते हैं, जिन्हें अपने चारों ओर के वातावरण से, पेड़ पौधों से, जल से और बाकी चीजों से फर्क पड़ता है, ठीक है, उन्हें बोलते हैं प्रकृति प्रेमी। तो उन्हें ये सब देखना अच्छा लगता था। वे समुद्र की नीली आभा में घंटों खोए रहते। आभा मतलब चमक, ठीक है। तो जो रामन है वो समुद्र की नीली चमक को न जाने कितने समय तक देखते रहते थे। घंटों तक का वो वहीं पर खड़े रहते और उसे देखे रहते। लेकिन रामन केवल भावुक प्रकृति प्रेमी ही नहीं थे, उनके अंदर एक वैज्ञानिक की जिज्ञासा भी उतनी ही सशक्त थी। यही जिज्ञासा उनसे सवाल कर बैठी,
आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं? रामन सवाल का जवाब ढूंढने में लग गए। जवाब ढूंढते ही वे विश्वविख्यात बन गए। तो बच्चों, वो सिर्फ एक भावुक भावुक मतलब इमोशनल प्रकृति प्रेमी ही नहीं थे। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ प्रकृति को निहारते, वो सिर्फ उसे देखे रहते, ऐसा नहीं था, बल्कि उनके अंदर एक वैज्ञानिक भी थी और वैज्ञानिक की जिज्ञासा थी। जिज्ञासा मतलब किसी चीज को जानने की इच्छा, ठीक है। और सशक्त का मतलब होता है बहुत मजबूत थी, यानी वो किसी चीज को जानने की जो उनके अंदर इच्छा थी ना, वो बहुत स्ट्रांग थी, बहुत शक्तिशाली थी, ठीक है। और यही जिज्ञासा, यही जो उनकी जानने की प्रवृत्ति थी, हर चीज के पीछे कारण क्या है ये जानने की जो उनकी प्रवृत्ति थी, वो उनसे एक दिन सवाल कर बैठी कि आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं। यही प्रश्न न्यूटन के दिमाग में भी आया था कि ये जो फल है वो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, दाएं जाता बाएं जाता, ये नीचे ही क्यों गिरा। और वो अपनी रिसर्च में लग गए थे। बिल्कुल वही यहाँ पर भी हुआ कि उनके दिमाग में जब ये प्रश्न आया कि समुद्र का रंग कोई और क्यों नहीं है, नीला ही क्यों है, तो उसके बाद वो उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के पीछे लग गए। उन्होंने अपनी रिसर्च शुरू कर दी और जब वो किसी नतीजे पर पहुंचे, यानी जब उन्होंने इसका उत्तर ढूंढ लिया, तो फिर वो विश्वविख्यात बन गए। विश्वविख्यात मतलब प्रसिद्ध हो गए। विश्व मतलब संसार में और विख्यात मतलब प्रसिद्ध, ठीक है। तो वो पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गए। रामन का जन्म 7 नवंबर सन 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। उनके पिता विशाखापत्तनम में गणित और भौतिकी के शिक्षक थे। गणित मतलब मैथ्स और भौतिकी का मतलब है फिजिक्स, ठीक है। तो उनका जन्म 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था और उनके पिताजी जो थे वो शिक्षक यानी टीचर थे। और किस सब्जेक्ट के? मैथ्स और फिजिक्स के, ठीक है। पिता उन्हें बचपन से गणित और भौतिकी पढ़ाते थे। तो क्योंकि वो एक टीचर थे तो बचपन से ही उनको मैथ्स और फिजिक्स वो खुद पढ़ाया करते थे। किसे? रामन को, ठीक है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अतिशयोक्ति का मतलब होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, ठीक है। तो लेखक कह रहे हैं कि ये बात मैं कोई बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रहा हूं कि जिन दो विषयों के ज्ञान ने उन्हें जगत प्रसिद्ध बनाया, उनकी सशक्त नींव उनके पिता ने ही तैयार की थी। तो लेखक कहते हैं कि जिन दो विषयों के ज्ञान ने रामन को संसार भर में प्रसिद्ध बनाया, उनकी सशक्त नींव मतलब उसकी शक्तिशाली जो नींव है वो उनके पिताजी ने ही तैयार की थी। और वो कैसे? उनको बचपन से ही ये दो सब्जेक्ट वो पढ़ाया करते थे। कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने पहले ABN कॉलेज तिरुचिरापल्ली से और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से की। BA और MA दोनों ही परीक्षाओं में उन्होंने काफ़ी ऊंचे अंक हासिल किए। BA यानी कि ग्रेजुएशन और MA यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन किससे करी इन्होंने? आर्ट्स से करी है, ठीक है। दोनों ही परीक्षाओं में उन्होंने काफ़ी अच्छे अंक हासिल किए थे। इसका मतलब है कि उन्होंने बहुत अच्छे नंबर पाए थे। रामन का मस्तिष्क विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने के लिए बचपन से ही बेचैन रहता था। तो बच्चों, जो रामन है ना, वो बचपन से ही ऐसे जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। हर चीज के पीछे वो कारण खोजते रहते थे। अपने कॉलेज के जमाने से ही उन्होंने शोध कार्य का मतलब होता है रिसर्च, खोज या फिर समस्या का समाधान ढूंढना, ठीक है। किसी विषय पर खोज करना या अनुसंधान करना, ठीक है। इस तरह के कामों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था जब वो कॉलेज में थे। तभी से उनका पहला शोध पत्र फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। तो बच्चों, जो उन्होंने पहला शोध पत्र लिखा था, इसका मतलब है कि उन्होंने जो अपनी रिसर्च लिखी हुई थी, सबसे पहली वाली जो थी वो फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुई थी। उनकी दिली इच्छा तो यही थी कि वे अपना सारा जीवन शोध कार्यों को ही समर्पित कर दें।
मगर उन दिनों शोध कार्य को पूरे समय के कैरियर के रूप में अपनाने की कोई खास व्यवस्था नहीं थी। तो बच्चों, वैसे तो उनका मन करता था कि वो अपना पूरा जीवन जो है वो इन शोध कार्यों यानी इन रिसर्च के पीछे ही लगा दें, समर्पित कर दें। इसका मतलब है कि न्यौछावर कर दें या फिर लगा दें, ठीक है। मगर उन दिनों शोध कार्य यानी इन अनुसंधानों को पूरे समय के लिए यानी पूरे जीवन के लिए कैरियर के रूप में अपनाने की कोई खास व्यवस्था नहीं थी। इसका मतलब है कि उस समय ऐसी व्यवस्थाएं वहां पर को नहीं थी कि उससे कुछ धन भी अर्जित किया जाता, क्योंकि जीने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए पैसे की भी जरूरत होती है ना। प्रतिभावान छात्र सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित होते थे। प्रतिभावान छात्र मतलब जो होशियार बच्चे होते थे, तेज बुद्धि या तेज दिमाग वाले जो बच्चे होते थे, वो सरकारी नौकरी की ओर ही आकर्षित होते थे। और रामन भी अपने समय के अन्य सुयोग्य छात्रों की भांति भारत सरकार के वित्त विभाग में अफसर बन गए। उनकी तैनाती कलकत्ता में हुई। तो बच्चों, जैसा कि रामन भी बचपन से ही बहुत तेज बुद्धि, बहुत तेज दिमाग वाले थे, ठीक है, तो वो भी भारत सरकार के वित्त विभाग क्या होता है? जो आय व्यय से संबंधित विभाग होता है, जिसे फाइनेंस डिपार्टमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो वो वहां पर ऑफिसर बन गए थे। और जो उनकी पहली तैनाती मतलब नियुक्ति या फिर पोस्टिंग हुई थी, वो कलकत्ता में हुई थी, ठीक है। कलकत्ता में सरकारी नौकरी के दौरान उन्होंने अपने स्वाभाविक रुझान को बनाए रखा। बच्चों, कलकत्ता का जो आधुनिक नाम है वो कोलकाता है, ठीक है, सबको पता है ना, ठीक है। तो जब वो सरकारी नौकरी कर रहे थे, उस दौरान भी उन्होंने अपना स्वाभाविक रुझान, इसका मतलब है कि अपना झुकाव या फिर अपनी जो रुचि थी, ठीक है, उसे बनाए रखा। और उनकी रुचि किस में थी? रिसर्च करने में, अनुसंधान करने में। दफ्तर से फुर्सत पाते ही वे लौटते हुए बहू बाजार आते, जहां इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला थी। तो बच्चों, बहू बाजार एक जगह का नाम है, ठीक है। तो जब भी वो अपने ऑफिस से, दफ्तर मतलब ऑफिस, और फुर्सत पाते मतलब समय पाते, जब भी वो टाइम निकालते, ठीक है, या उनका ऑफिस ऑफ हो जाता या किसी दिन काम जल्दी पूरा हो जाता, तो वापस आते समय वो बहू बाजार नाम की जगह पर जाते, जहां पर क्या था? इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, इस नाम की एक प्रयोगशाला थी। प्रयोगशाला का मतलब क्या होता है? लैब। प्रयोगशाला आपके स्कूल में भी है ना, जहां आप फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करने जाते हो, वैसे ही वहां भी एक प्रयोगशाला थी जिसका नाम क्या है? इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। वह अपने आप में एक अनूठी संस्था थी। अनूठी मतलब अनोखी, जिसे कलकत्ता के एक डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने वर्षों की कठिन मेहनत और लगन के बाद खड़ा किया था। तो बच्चों, ये जो लैब है, ये जो प्रयोगशाला है, वो किसने खड़ी की थी, किसने बनाई थी? कलकत्ता के एक डॉक्टर थे, उनका नाम था महेंद्र लाल सरकार, ठीक है। इस संस्था का उद्देश्य था देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना। वैज्ञानिक चेतना, इसका मतलब क्या है? कि विज्ञान की सोच, ठीक है, तर्क और दृष्टिकोण के साथ दुनिया को देखने की जो क्षमता है, उसे वैज्ञानिक चेतना कहते हैं। और इस वैज्ञानिक चेतना का विकास करना ही इस संस्था का उद्देश्य था। अपने महान उद्देश्य के बावजूद इस संस्था के पास साधनों का नितांत अभाव था। तो भले ही इस संस्था का उद्देश्य जो है वो बहुत बड़ा था, क्या था? कि वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है उसको आगे बढ़ाना, लेकिन उसके पास साधनों का अभाव था। साधन मतलब उपकरणों का, और नितांत अभाव का मतलब होता है बहुत ज्यादा कमी होना। रामन इस संस्था की प्रयोगशाला में कामचलाऊ उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए शोध कार्य करते। तो बच्चों, भले ही उस संस्था में उपकरण बहुत कम थे, उस लैब में सिर्फ कामचलाऊ ही उपकरण थे,
ठीक है। उपकरण मतलब औजार या इंस्ट्रूमेंट भी आप कह सकते हो, ठीक है। वो बहुत ही कम थे, बहुत लिमिटेड थे, लेकिन उसके बावजूद भी रामन जो है वो जितना कर सकते थे उतना शोध कार्य यानी उतनी रिसर्च वो करते रहते। यह अपने आप में एक आधुनिक हठ योग का उदाहरण था, जिसमें एक साधक दफ्तर में कड़ी मेहनत के बाद बहु बाजार की इस मामूली सी प्रयोगशाला में पहुंचता और अपनी इच्छा शक्ति के जोर से भौतिक विज्ञान को समृद्ध बनाने के प्रयास करता। तो लेखक कह रहे हैं कि यह अपने आप में एक आधुनिक हठ योग ही तो है। हठ योग मतलब जिद, ठीक है। जबकि उस प्रयोगशाला में साधनों का अभाव है, वहां पर को उपकरण है ही नहीं, बहुत कम है। उसके बावजूद लगातार कार्य में लगे रहना, कुछ न कुछ प्रयोग करते रहना, ये जिद ही तो है। जिसमें एक साधक, साधक मतलब काम करने वाला, ठीक है। और यहाँ पर कौन है? रामन। वो अपने दफ्तर से कड़ी मेहनत करते, वो अपने ऑफिस में भी तो काम करते थे ना। उसके बाद वो बहु बाजार आते और इस मामूली सी प्रयोगशाला जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ उपकरण है नहीं, वहाँ पहुँचते और अपनी इच्छा शक्ति, जो उनकी तीव्र इच्छा है, ठीक है, अपनी जो उनकी मन की जो तीव्र इच्छा है उसके जोर पर उन्होंने क्या किया? भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स को समृद्ध बनाने का प्रयास किया। समृद्ध मतलब सफल, पूर्ण या फिर विकसित बनाने का जो वो प्रयास करते रहते, अपनी कड़ी मेहनत जो वो करते रहते। ये सब क्या है? ये हठ योग का ही उदाहरण है, ऐसा लेखक कह रहे हैं, ठीक है। उन्हीं दिनों वे वाद्य यंत्रों की ओर आकृष्ट हुए। बच्चों, वाद्य यंत्र का मतलब क्या होता है? ऐसे उपकरण जिनसे संगीत उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। जैसे कि गिटार, सितार, वायलिन, वीणा, ठीक है। बेसिकली जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तबला वगैरह, ये सब कुछ। तो उसकी तरफ ये आकृष्ट हुए। आकृष्ट होना मतलब होता है आकर्षित होना, यानी उनका जो ध्यान है वो इन वाद्य यंत्रों, इन संगीत के यंत्रों की तरफ भी गया। वे वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्यों की परतें खोलने का प्रयास कर रहे थे। तो बच्चों, उन दिनों उनकी रिसर्च किस पर चल रही थी? कि ये जो वाद्य यंत्र हैं, उनसे जो ध्वनि आ रही है, ठीक है, उनकी जो आवाज आ रही है, उसके पीछे कौन सा वैज्ञानिक रहस्य है, उसकी परतें खोलना का मतलब होता है छिपी हुई बातों को जानना, ठीक है। उसके पीछे के साइंस को वो जानने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अनेक वाद्य यंत्रों का अध्ययन किया, जिसमें देशी और विदेशी दोनों प्रकार के वाद्य यंत्र थे। तो अपनी इस रिसर्च के लिए उन्होंने देशी यानी कि अपने देश के, और विदेशी का मतलब होता है दूसरे देश के, ठीक है। तो उन्होंने हर तरह के वाद्य यंत्र की रिसर्च करी। वाद्य यंत्रों पर किए जा रहे शोध कार्यों के दौरान उनके अध्ययन के दायरे में जहां वायलिन, चेलो या पियानो जैसे विदेशी वाद्य आए, वहीं वीणा, तानपुरा और मृदंगम पर भी उन्होंने काम किया। तो बच्चों, अपने शोध कार्य यानी अपनी रिसर्च के दौरान जो उनके वाद्य यंत्रों की रिसर्च इस समय चल रही थी, ठीक है, उसमें उन्होंने सिर्फ वायलिन, चेलो और पियानो, जो कि विदेशी वाद्य यंत्र हैं, सिर्फ इनका अध्ययन ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो हमारे देशी वाद्य यंत्र हैं, क्या क्या? वीणा, तानपुरा और मृदंगम, इन्हें भी उन्होंने शामिल किया। उन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर पश्चिमी देशों की इस भ्रांति को तोड़ने की कोशिश की कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्यों की तुलना में घटिया हैं। तो बच्चों, तब तक का ये भ्रांति चल रही थी। भ्रांति का मतलब होता है ये गलत फहमी, ठीक है। ये संदेह या फिर गलत फहमी थी कि जो हमारे देश के जो भारतीय वाद्य यंत्र हैं वो विदेशी वाद्यों की तुलना में घटिया हैं, यानी जो विदेशी वाद्य है ना वो ज़्यादा अच्छे हैं और हमारे जो भारतीय यंत्र हैं वो बेकार हैं, वो घटिया हैं। उन्होंने इस गलत फहमी को तोड़ने की भी कोशिश करी। वाद्य यंत्रों के कंपन के पीछे छिपे गणित पर उन्होंने अच्छा खासा काम किया और अनेक शोध पत्र भी प्रकाशित किए। वाद्य यंत्रों के कंपन यानी जो वाइब्रेशन है, ठीक है, जो वाइब्रेशन है, जो उसकी साउंड है,
उसके पीछे का जो गणित है, इसका मतलब है उसकी जो गणना है, ठीक है, या उसके पीछे का जो साइंस है, कह लो गणना यानी कि गिनती है, ठीक है, उस पर उन्होंने अच्छा खासा काम किया और उनके कई सारे शोध पत्र भी प्रकाशित हुए। शोध पत्र मतलब रिसर्च के जो थीसिस होते हैं या फिर जो पेपर वर्क होता है, ठीक है, वो भी प्रकाशित हुए। उस जमाने के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सर आशुतोष मुखर्जी को इस प्रतिभावान युवक के बारे में जानकारी मिली। तो बच्चों, उस समय एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, कौन थे? सर आशुतोष मुखर्जी। उन्हें इस प्रतिभावान, इस इंटेलिजेंट, इस प्रतिभा से संपन्न युवक के बारे में जानकारी मिली। किसके बारे में? रामन के बारे में, जो कि अत्यधिक बुद्धिमान युवकों में से एक थे, ठीक है। उन्हीं दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का नया पद सृजित हुआ था। तो बच्चों, उन्हीं दिनों जो कलकत्ता विश्वविद्यालय है वहां पर प्रोफेसर का एक नया पद, नई पोस्ट जो है वो सृजित हुई थी। सृजित का मतलब होता है बना हुआ था, यानी एक पोस्ट निकली थी प्रोफेसर पद की, ठीक है। तो मुखर्जी महोदय जो हैं, उन्होंने रामन के समक्ष प्रस्ताव रखा, एक प्रपोजल रखा कि वे सरकारी नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद स्वीकार कर लें। तो जो मुखर्जी महोदय हैं, उन्होंने उनके सामने प्रपोजल रखा कि अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दो और हमारे विश्वविद्यालय में, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय है, वहां पर आकर के इस प्रोफेसर के पद को स्वीकार करो। रामन के लिए यह एक कठिन निर्णय था। उस जमाने के हिसाब से वे एक अत्यंत प्रतिष्ठित सरकारी पद पर थे, जिसके साथ मोटी तनख्वाह और अनेक सुविधाएं जुड़ी हुई थी। उन्हें नौकरी करते हुए 10 वर्ष बीत चुके थे। तो बच्चों, रामन जिस जॉब में उस समय थे, उस जॉब को करते हुए उनको 10 साल हो गए थे, ठीक है। और जिस पद पर वो इस समय थे, सिर्फ प्रतिष्ठा, सिर्फ सम्मान ही वहां पर उनके पास नहीं था, उनके पास मोटी तनख्वाह यानी अच्छी खासी सैलरी भी थी और साथ में अनेक सुविधाएं और बाकी भी उनको कुछ सुविधाएं, कुछ बेनिफिट्स मिल रहे थे। और इस समय उनके लिए इस सरकारी नौकरी को छोड़ करके प्रोफेसर की नौकरी को ले लेना वाकई में एक कठिन निर्णय था। निर्णय मतलब फैसला, ठीक है। यह फैसला करना उनके लिए बहुत कठिन हो रहा था। ऐसी हालत में सरकारी नौकरी छोड़कर कम वेतन और कम सुविधाओं वाली विश्वविद्यालय की नौकरी में आने का फैसला करना हिम्मत का काम था। तो बच्चों, इसके बावजूद कि उनको वेतन कम मिलेगा, सैलरी कम मिलेगी और जो सुविधाएं वो अभी तक पा रहे थे, वो सुविधाएं भी अब कुछ नहीं मिलेंगी, बस कुछ ही सुविधाएं मिलेंगी। ये सब कुछ जानने के बावजूद भी उन्होंने पूरी हिम्मत से काम लिया और अपनी नौकरी छोड़ करके वो प्रोफेसर की नौकरी जो है उन्होंने वो एक्सेप्ट कर ली थी। रामन सरकारी नौकरी की सुख सुविधाओं को छोड़ सन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी में आ गए। उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। तो बच्चों, सन 1917 में 1917 में उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी और वो विश्वविद्यालय की नौकरी में यानी प्रोफेसर पद जो है वो उन्होंने स्वीकार कर लिया था। और सरस्वती की साधना, इसका मतलब क्या है कि ज्ञान की साधना। सरस्वती माँ ज्ञान की देवी मानी जाती है ना, पढ़ाई लिखाई से संबंधित। तो उन्होंने ज्ञान की साधना करना, उनके लिए सरकारी नौकरी से जो उनको सुख सुविधाएं मिल रही थी, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण उन्होंने महसूस किया, ठीक है। क्योंकि बचपन से ही वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे और उनका जो झुकाव था वो इस तरफ ही ज़्यादा था। किस तरफ? पढ़ाई लिखाई पर और रिसर्च करने पर, अनुसंधान करने पर। तो उनको यहाँ पर भी बहुत अच्छा लग रहा था। कलकत्ता विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल में वे अपना पूरा समय अध्ययन, अध्यापन और शोध कार्य में बिताने लगे। तो बच्चों, इस कॉलेज में आकर के वो अपना सारा समय, अध्ययन मतलब होता है पढ़ना, अध्यापन मतलब पढ़ाना, ठीक है। पढ़ते भी थे, पढ़ाते भी थे और शोध कार्य भी वो करते थे। 4 साल बाद यानी 1921 में समुद्र यात्रा के दौरान जब रामन के मस्तिष्क में
समुद्र के नीले रंग की वजह का सवाल हिलोरे लेने लगा, तो उन्होंने आगे इस दिशा में प्रयोग किए, जिसकी परिणति रामन प्रभाव की खोज के रूप में हुई। तो बच्चों 4 साल के बाद, यानी उन्होंने अपनी जॉब कब ज्वाइन की थी? 1917 में, ठीक है। तो अपनी इस जॉब में लगने के 4 साल के बाद, यानी कि 1921 में, 1921 में, जब वो एक समुद्री यात्रा कर रहे थे, उसी दौरान उनके मस्तिष्क में ये प्रश्न उठा था ना कि इस समुद्र का जो पानी है उसका रंग नीला ही क्यों है, कोई और क्यों नहीं है। ये सवाल उनके मन में हिलोरे लेने लगा। हिलोरे लेने का मतलब क्या होता है? जो लहरें उठती गिरती हैं उसे कहते हैं हिलोरे लेना। लेकिन यहाँ पर को इसका मतलब ये है कि वो प्रश्न जो है वो बार बार उनके मन में उठ रहा था, और इस दिशा में उन्होंने कई सारे प्रयोग किए, कई सारी रिसर्च करी, जिसकी परिणति मतलब परिणाम या फिर रिजल्ट, ठीक है। तो जो इन प्रयोगों का, जो इस रिसर्च का जो रिजल्ट निकला, वो हमारे सामने किस रूप में आया? रामन प्रभाव की खोज के रूप में आया, ठीक है। रामन ने अनेक ठोस रवों और तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरण के प्रभाव का अध्ययन किया। तो बच्चों इसके बाद उन्होंने अपनी नई रिसर्च शुरू करी। वो क्या है? अनेक ठोस रवों। ठोस रवों का मतलब होता है जो ठोस या फिर पक्की चीज़ें होती हैं, जैसे पत्थर या फिर मेटल वगैरह, बेसिकली जो सॉलिड चीज़ें हैं। और तरल पदार्थों यानी कि लिक्विड फॉर्म में जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, उन पर प्रकाश की किरणें, जो लाइट की रेज हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर उन्होंने अपना अध्ययन शुरू किया। उन्होंने पाया कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है, तो गुजरने के बाद उसके वर्ण में परिवर्तन आता है। तो बच्चों उन्होंने अपनी रिसर्च के दौरान ये पाया कि एक वर्णीय मतलब एक रंग का, ठीक है, एक रंग के प्रकाश की जो किरण है, लाइट की जो रे है, वो जब किसी तरल यानी लिक्विड या फिर ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है या फिर किसी सॉलिड से होते हुए गुजरती है, तो गुजरने के बाद उसके वर्ण में यानी उसके रंग में परिवर्तन आ जाता है। वजह यह होती है कि एक वर्णीय प्रकाश की किरण के फोटॉन जब तरल या ठोस रवे से गुजरते हुए इनके अणुओं से टकराते हैं, तो इस टकराव के परिणाम स्वरूप वे या तो ऊर्जा का कुछ अंश खो देते हैं या पा जाते हैं। दोनों ही स्थितियां प्रकाश के वर्ण यानी कि रंग में बदलाव लाती हैं। वजह यह है, तो लेखक कह रहे हैं कि रामन बता रहे हैं कि इसकी वजह यह है कि एक वर्णीय यानी एक रंग का प्रकाश की किरण के जो फोटॉन का मतलब होता है प्रकाश का अंश, जब तरल या फिर ठोस रवे से गुजरते हुए इनके अणुओं से टकराते हैं, किसके? लिक्विड या फिर जो सॉलिड फॉर्म का जो वस्तु या फिर पदार्थ है, तो लाइट जब उससे क्रॉस करती है और उस पदार्थ के अणुओं से टकराती है, ठीक है, तो इस टकराव के परिणाम स्वरूप वे या तो ऊर्जा का कुछ अंश खो देते हैं, यानी वो अपनी ऊर्जा का कुछ अंश खो देते हैं या फिर पा लेते हैं, या फिर उनकी जो ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। और दोनों ही स्थितियों में प्रकाश का वर्ण यानी कि लाइट का जो रंग है वो बदल जाता है, ठीक है। एक वर्णीय प्रकाश की किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा बैंगनी रंग के प्रकाश में होती है। बैंगनी के बाद क्रमशः नीले, आसमानी, हरे, पीले, नारंगी और लाल वर्ण का नंबर आता है। तो बच्चों इस रिसर्च के बाद ये पता चला कि जो एक वर्णीय प्रकाश यानी एक रंग का जो प्रकाश है, उसके किरणों में सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में है? बैंगनी रंग में। बैंगनी रंग कौन सा होता है? पर्पल रंग, ठीक है। और उसके बाद क्रमशः का मतलब क्रम से, इसी सीरीज में, यानी बैंगनी के बाद किसका नंबर है? नीले का। नीला कौन सा है? ब्लू। आसमानी स्काई ब्लू। हरा ग्रीन, पीला येलो और नारंगी ऑरेंज। और उसके बाद आता है लाल रंग, ठीक है, यानी रेड कलर जो है ये सबसे कम ऊर्जा वाला होता है।
इस प्रकार लाल वर्णीय प्रकाश की ऊर्जा सबसे कम होती है। एक वर्णीय प्रकाश तरल या ठोस रवों से गुजरते हुए जिस परिमाण में यानी जिस क्वांटिटी में ऊर्जा खोता या पाता है, उसी हिसाब से उसका वर्ण परिवर्तित हो जाता है। तो जो प्रकाश की किरण है वो लिक्विड या फिर सॉलिड पदार्थ से, जिस भी चीज से वो क्रॉस कर रही है, गुजर रही है, वो जिस मात्रा में अपनी ऊर्जा खोती है या फिर पाती है, अगर उसकी ऊर्जा बहुत बढ़ गई है तो उसका जो रंग होगा वो बढ़ते क्रम में होगा। यानी अगर वो लाल रंग की है तो वो पीली, हरी, आसमानी, नीली या फिर बैंगनी भी हो सकती है। लेकिन अगर उसने अपनी ऊर्जा खोई है, वो बैंगनी रंग की है और वो टकराने में उसकी ऊर्जा कम हुई है, तो उसका रंग जो है वो आसमानी, हरा, पीला, नारंगी या फिर लाल भी हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि वो जो किरण है, ठीक है, वो जिस मात्रा में ऊर्जा खोएगी या फिर पाएगी, वही उसके परिवर्तित रंग, जो नया कलर उसे मिलेगा, उसका निर्धारण करेगी। रामन की खोज भौतिकी के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी। क्रांति मतलब महत्वपूर्ण बदलाव। ठीक है, उनकी जो खोज थी वो भौतिकी के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। इसका पहला परिणाम यानी इसका जो पहला नतीजा था वो यह हुआ कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में आइंस्टाइन के विचारों का प्रायोगिक प्रमाण मिल गया। तो बच्चों, इसका जो सबसे पहला फायदा, जो सबसे पहला नतीजा निकला वो ये था कि आइंस्टाइन के जो विचार थे उनको प्रायोगिक प्रमाण मिल गया। प्रायोगिक प्रमाण का मतलब होता है कि प्रयोग संबंधी जो सबूत, प्रमाण मतलब सबूत जो होते हैं। ठीक है, यानी कि किसी बात को सही तरीके से साबित करने के लिए जो प्रमाण इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जो आइंस्टाइन ने अपना प्रयोग किया था, अपनी रिसर्च करी थी, उसको एक तरीके से सारे के सारे सबूत मिल गए थे या उसको प्रामाणिकता मिल गई थी। आइंस्टाइन के पूर्ववर्ती वैज्ञानिक, पूर्ववर्ती मतलब पहले के, इसका मतलब है कि आइंस्टाइन से पहले के जो वैज्ञानिक थे वो प्रकाश को तरंग के रूप में मानते थे। उनका मानना था कि जो प्रकाश यानी कि लाइट की जो रे है, प्रकाश की जो किरण है, वो ऐसे तरंग के रूप में आगे बढ़ती है। ठीक है, मगर आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकाश अति सूक्ष्म कणों की तीव्र धारा के समान है। तो आइंस्टाइन का ये मानना था कि प्रकाश लहर की तरह नहीं है। ठीक है, लहर मतलब तरंग, तरंग कहा है ना, उसकी तरह नहीं है, बल्कि सूक्ष्म कण, सूक्ष्म कण मतलब बहुत बारीक, बहुत छोटे छोटे से जो कण हैं, उसकी तीव्र धारा मतलब तेज धारा, ऐसे, ठीक है, एक सीधी लाइन में तेज धारा के रूप में बहते हैं। इन अति सूक्ष्म कणों की तुलना आइंस्टाइन ने बुलेट से की और इन्हें फोटॉन नाम दिया। और आइंस्टाइन ने इन छोटे छोटे कणों की तुलना किससे करी? बुलेट से करी। बुलेट माने गोली। ठीक है, जैसे गोली मूवीज में आपने देखा होगा कि गोली जब चलती है बंदूक से तो बहुत तेज, हम देख भी नहीं पाते हैं उसको जाते हुए, है ना। वैसे ही वो कह रहे हैं कि उसी स्पीड से प्रकाश की जो किरण है यानी लाइट की जो रे है वो भी इसी स्पीड से जाती है, और उन्होंने इसे क्या नाम दिया? फोटॉन का नाम दिया। रामन के प्रयोगों ने आइंस्टाइन की धारणा का प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया, क्योंकि एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन यह साफ तौर पर प्रमाणित करता है कि प्रकाश की किरण तीव्रगामी सूक्ष्म कणों के प्रवाह के रूप में व्यवहार करती है। तो बच्चों, लेखक कह रहे हैं कि रामन ने जो प्रयोग किए थे, उन्होंने जो रिसर्च करी थी, उसने आइंस्टाइन की धारणा, धारणा का मतलब क्या होता है? उनके जो विचार हैं उन्हें प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया। प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब क्या था? कि बात को सही साबित कर दिया था, क्योंकि एक वर्णीय यानी एक रंग का जो प्रकाश है उसके वर्ण में परिवर्तन यानी उसके जो रंग में चेंजेस आए थे ना, उसका जो रंग चेंज हुआ था, उसका कलर चेंज हुआ था, वो साफ तौर से ये प्रमाणित करता है, ये प्रूफ करता है कि प्रकाश की जो किरण है वो तीव्रगामी यानी बहुत तेज चलने वाली सूक्ष्म कणों के प्रवाह को,
छोटे छोटे जो कण हैं उनके प्रवाह मतलब उनके बहने के रूप में ही व्यवहार करती है। उन्होंने ये प्रमाणित कर दिया था अपनी रिसर्च से। ठीक है। रामन की खोज की वजह से पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो गया। तो बच्चों, रामन की इस खोज के बाद, इस रिसर्च के बाद अणुओं और परमाणुओं यानी एटम्स वगैरह की जो आंतरिक संरचना है, यानी उनकी जो भीतरी बनावट है, उसका अध्ययन भी आसान हो गया था। सहज का मतलब क्या होता है? आसान होता है। उसका भी अध्ययन करना आसान हो गया था। पहले इस काम के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था। यह मुश्किल तकनीक है और गलतियों की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो इससे पहले इस काम के लिए जिस तकनीक का सहारा लिया जाता था वो थोड़ा मुश्किल थी। ठीक है। और उसमें गलतियों की भी संभावना बहुत अधिक रहती थी। रामन की खोज के बाद पदार्थ की आणविक और परमाणुविक संरचना के अध्ययन के लिए रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। यह तकनीक एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन के आधार पर पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की संरचना की सटीक जानकारी देती है। तो बच्चों, रामन की रिसर्च के बाद किसके लिए अणुओं और परमाणुओं की जो आंतरिक संरचना है, भीतरी बनावट जो है, उसके अध्ययन के लिए फिर रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। और ये जो तकनीक थी वो बिल्कुल सही जानकारी देती थी। ठीक है। इस जानकारी की वजह से पदार्थों का संश्लेषण प्रयोगशाला में करना तथा अनेक उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम रूप से निर्माण संभव हो गया है। तो लेखक कह रहे हैं कि इस जानकारी की वजह से पदार्थों का प्रयोगशाला में मिलान करना, संश्लेषण करना का मतलब होता है मिक्स करना, मिश्रण करना या फिर मिलाना। ठीक है। जब किसी प्रयोग के लिए एक से ज़्यादा पदार्थ जो है वो मिलाने पड़ते हैं। ठीक है। इस तरह के प्रयोगों के लिए, इस तरह की रिसर्च के लिए जो है वो आसान हो गया था। इस प्रयोगशाला में काम करना आसान हो गया था और साथ ही अनेक उपयोगी पदार्थों का, जो बहुत से ऐसे पदार्थ हैं उनका कृत्रिम रूप से निर्माण करना भी अब संभव हो गया था। कृत्रिम रूप से मतलब नकली तरीके से, बनावटी रूप से। ठीक है। जिसे आर्टिफिशियल भी कहते हैं। एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है आर्टिफिशियल। ठीक है। तो इस तरह से कई पदार्थों का निर्माण करना भी अब आसान हो गया था, संभव हो गया था। रामन प्रभाव की खोज ने रामन को विश्व के चोटी के वैज्ञानिकों की पंक्ति में ला खड़ा किया। रामन प्रभाव की खोज ने रामन को विश्व के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक, चोटी के वैज्ञानिक मतलब सबसे प्रसिद्ध, सबसे जो ऊंचे वैज्ञानिक थे, उनकी पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। यानी उनका नाम भी अब उन लोगों के साथ आने लगा था। पुरस्कारों और सम्मानों की तो जैसे झड़ी सी लगी रही। झड़ी सी मतलब बहुत अधिक संख्या में। यूं समझो कि पुरस्कारों की और सम्मानों की तो जैसे बारिश होने लगी। ठीक है। उन्हें सन 1924 में 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया गया। सन 1929 1929 में उन्हें सर की उपाधि प्रदान की गई। ठीक अगले ही साल उन्हें विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें और भी कई पुरस्कार मिले, जैसे रोम का मैथ्यूसी पदक, रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक, फिलोडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक, सोवियत रूस का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार आदि। सन 1954 में रामन को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। उनके बाद यह पुरस्कार भारतीय नागरिकता वाले किसी अन्य वैज्ञानिक को अभी तक नहीं मिल पाया है। उन्हें अधिकांश सम्मान उस दौर में मिले जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था।
उन्हें मिलने वाले सम्मानों ने भारत को एक नया आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दिया। विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने एक नई भारतीय चेतना को जागृत किया। तो बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि उनको कई सारे पुरस्कार मिले। किस सन में उनको कौन सा सम्मान मिला, कौन सा पुरस्कार मिला, ठीक है। और इन सब पुरस्कारों के बाद रामन को देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। और रामन ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। इसके बाद अभी तक भारतीय नागरिकता वाला कोई भी ऐसा वैज्ञानिक नहीं है जिन्हें ये पुरस्कार मिला हो। और लेखक कहते हैं कि सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि उन्हें अधिकांश सम्मान उस दौर में मिले जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था। और उन्हें मिलने वाले सम्मानों ने भारत को एक नया आत्मसम्मान दिया और आत्मविश्वास भी दिया। विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने एक नई भारतीय चेतना को जगाने का काम किया। जागृत करना मतलब जगाना, ठीक है। भारतीय संस्कृति से रामन को हमेशा ही गहरा लगाव रहा। उन्होंने अपनी भारतीय पहचान को हमेशा अक्षुण्ण रखा। तो बच्चों, रामन को हमेशा ही अपनी भारतीय संस्कृति से गहरा लगाव रहा और उन्होंने अपनी पहचान को, अपनी इस भारतीय पहचान को हमेशा ही अक्षुण्ण रखा। इसका मतलब है कि हमेशा सुरक्षित रखा, कभी खंडित नहीं होने दिया। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के बाद भी उन्होंने अपने दक्षिण भारतीय पहनावे को नहीं छोड़ा। तो बच्चों, जैसा कि वो दक्षिण भारत में पैदा हुए थे, तमिलनाडु में जन्म हुआ था ना, तो उन्होंने अपने दक्षिण भारतीय पहनावे को कभी नहीं छोड़ा। जबकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि पा चुके थे। अब वो विदेश में आते जाते रहते थे, लेकिन पहनावा उनका वही अपना दक्षिण भारत का ही पहनावा उनका रहता था। वे कट्टर शाकाहारी थे। कट्टर मतलब पक्के और शाकाहारी मतलब वेजिटेरियन, ठीक है। वे मदिरा से सख्त परहेज करते थे। मदिरा मतलब शराब आदि, ठीक है। अल्कोहल से वो सख्त परहेज करते थे। परहेज मतलब मनाही, यानी नहीं लेते थे, जिससे दूरी बनाकर रखते थे, ठीक है। जब वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने स्कॉटहोम गए तो वहां उन्होंने अल्कोहल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन किया। तो बच्चों, जब वो नोबेल पुरस्कार पाने के लिए स्कॉटहोम गए थे तो वहां पर को उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट प्रदर्शित किया, और वो क्या था? अल्कोहल पर रामन प्रभाव। तो बाद में आयोजित पार्टी में जब उन्होंने शराब पीने से इनकार किया तो एक आयोजक ने परिहास में उनसे कहा कि रामन ने जब अल्कोहल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन कर हमें आह्लादित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो रामन पर अल्कोहल के प्रभाव का प्रदर्शन करने से परहेज क्यों? तो बच्चों, जब उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट वहां पर दिखाया और उसके बाद जो पार्टी वहां पर को आयोजित की गई थी, उसमें जब अल्कोहल यानी जब शराब सर्व की गई होगी तो उन्होंने मना किया होगा कि भाई मैं अल्कोहल नहीं लेता हूं। तो वहां पर को जो एक आयोजक थे उन्होंने परिहास मतलब हंसी मजाक में उनसे कहा कि रामन ने जब अल्कोहल पर रामन का प्रभाव का प्रदर्शन किया, जब आपने अपने एक्सपेरिमेंट को हमें दिखा करके हमें आह्लादित करने में, आह्लादित का मतलब होता है हमें आनंदित करने में, हमें खुश करने में या हमें प्रसन्न करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, यानी आपने अपना पूरा प्रयत्न किया, पूरी कोशिश करी। तो रामन पर अल्कोहल का प्रभाव, यानी अगर अब आप जब अल्कोहल पिएंगे उसका प्रभाव भी हम देखना चाहते हैं, उसके प्रदर्शन में आप परहेज क्यों कर रहे हैं। इस तरह से वहां पर उनके साथ हंसी मजाक किया गया था। रामन का वैज्ञानिक व्यक्तित्व प्रयोगों और शोध पत्र लेखन तक ही सिमटा हुआ नहीं था। तो बच्चों, लेखक कह रहे हैं कि रामन का जो वैज्ञानिक व्यक्तित्व है, जो उनकी पर्सनैलिटी है, जो उनका अपना एक व्यक्तित्व है, वो सिर्फ प्रयोगों में, सिर्फ रिसर्च करने में और शोध पत्र लिखने में ही सिमटा हुआ नहीं था। वो यहीं तक का सीमित नहीं थे। उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना थी और वे देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के विकास के प्रति समर्पित थे। इसका मतलब है कि वो साथ ही साथ पूरे देश में
ठीक है, पूरे राष्ट्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी उत्पन्न करना चाहते थे। वो चाहते थे कि हर एक व्यक्ति, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आसपास की चीज़ों को इस तरह से देखें, समझने की कोशिश करें, उसके पीछे के विज्ञान की खोज करने की कोशिश करें। ठीक है, वो इस दृष्टि और चिंतन के विकास के प्रति भी समर्पित थे। वो हमेशा इस काम में लगे रहते थे। उन्हें अपने शुरुआती दिन हमेशा ही याद रहे, जब उन्हें ढंग की प्रयोगशाला और उपकरणों के अभाव में काफी संघर्ष करना पड़ा था। इसीलिए उन्होंने एक अत्यंत उन्नत प्रयोगशाला और शोध संस्थान की स्थापना की, जो बेंगलोर में स्थित है और उन्हीं के नाम पर रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से जानी जाती है। तो बच्चों, उन्हें अपने शुरू के दिन याद थे कि उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ा था, जब उनको ढंग की प्रयोगशाला, ढंग का लैब नहीं मिला था और उपकरणों का भी कितना अभाव था, और इसलिए उनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। और इसीलिए जब वो इस पोजीशन में पहुँचे, जब उनकी स्थिति इस लायक हुई, तो उन्होंने एक उन्नत प्रयोगशाला, इसका मतलब है कि एक ऐसा लैब जहाँ नए नए उपकरणों की सुविधा हो, उन्होंने आधुनिक उपकरण वहाँ पर को रखे। ठीक है, और एक शोध संस्थान की स्थापना की। और शोध संस्थान का मतलब होता है जिसमें शोध कार्यों को किया जाए, जहाँ नई नई खोज की जाती है, जो कि बेंगलोर में स्थित है। और इसका नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया, रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, भौतिक शास्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका प्रारंभ की। तो बच्चों, भौतिक शास्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, अनुसंधान मतलब खोज, ठीक है, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने एक शोध पत्रिका प्रारंभ की। शोध पत्रिका मतलब जिसमें शोध कार्यों को प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, और उसका नाम क्या था? इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स। अपने जीवन काल में उन्होंने सैकड़ों शोध छात्रों का मार्गदर्शन किया। तो बच्चों, उसके अलावा वो सिर्फ अपने ही कामों में नहीं लगे रहते थे, उन्होंने कई सारे शोध छात्रों, यानी ऐसे छात्र जो रिसर्च में, जो अनुसंधान में, जो खोज में लगे रहते थे, उनका मार्गदर्शन यानी उन्हें भी गाइड किया। जिस प्रकार एक दीपक से अन्य कई दीपक जल उठते हैं, उसी प्रकार उनके शोध छात्रों ने आगे चलकर काफी अच्छा काम किया। तो लेखक कह रहे हैं कि जिस तरह से एक दीपक से अनेक दीपक जलते हैं, उसी तरह से जो उन्होंने कार्य किया था, क्या शोध छात्रों का मार्गदर्शन किया, तो उनमें से कई सारे छात्र ऐसे थे जो आगे चल करके जिन्होंने काफी अच्छा काम किया, जिन्होंने काफी अच्छी अच्छी रिसर्च करी थी। उन्हीं में से कई छात्र बाद में उच्च पदों पर प्रतिष्ठित हुए, और उन्हीं में से कुछ छात्र ऐसे थे जो बाद में काफी अच्छी पोजीशन में पहुंच चुके थे। विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए वे करंट साइंस नामक एक पत्रिका का भी संपादन करते थे। तो बच्चों, विज्ञान के प्रचार प्रसार यानी विज्ञान को फैलाने के लिए, उसके फैलाव के लिए, उसकी पब्लिसिटी या फिर उसके विज्ञान के प्रमोशन के लिए वे मतलब रामन, ठीक है, वो करंट साइंस नाम की एक पत्रिका यानी एक मैगजीन का संपादन भी करते थे। संपादन मतलब एडिटिंग करना, ठीक है, यानी अन्य लेखकों के जो लेख होते थे ना, उनको एडिट करके छापने योग्य बनाना, उसे बोलते हैं संपादन कार्य। रामन प्रभाव केवल प्रकाश के किरणों तक ही सिमटा नहीं था। उन्होंने अपने व्यक्तित्व के प्रकाश की किरणों से पूरे देश को आलोकित और प्रभावित किया। उनकी मृत्यु 21 नवंबर सन 1970 के दिन 82 वर्ष की आयु में हुई। लेखक कह रहे हैं कि रामन प्रभाव केवल प्रकाश की किरणों तक ही सिमटा नहीं रहा, उन्होंने अपने व्यक्तित्व की प्रकाश की किरणों से पूरे देश को प्रकाशित और प्रभावित किया। और 21 नवंबर सन 1970 को जब उनकी आयु 82 वर्ष की थी, तब उनकी मृत्यु हो गई थी। रामन वैज्ञानिक चेतना और दृष्टि की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने हमें हमेशा ही यह संदेश दिया कि हम अपने आसपास घट रही विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन एक वैज्ञानिक दृष्टि से करें,
तभी तो उन्होंने संगीत के सुरताल और प्रकाश की किरणों की आभा के अंदर से वैज्ञानिक सिद्धांत खोज निकाले। हमारे आसपास ऐसी न जाने कितनी ही चीजें बिखरी पड़ी हैं जो अपने पात्र की तलाश में हैं। जरूरत है रामन के जीवन से प्रेरणा लेने की और प्रकृति के बीच छुपे वैज्ञानिक रहस्य का भेदन करने की। तो बच्चों, लेखक कह रहे हैं कि रामन जो थे ना, वो वैज्ञानिक चेतना और दृष्टि की साक्षात प्रतिमूर्ति यानी रियल स्टैच्यू थे। उन्होंने न सिर्फ हमें बल्कि पूरे देश को हमेशा ही ये संदेश दिया, हमें ये सिखाया कि हमें जो अपने आसपास की घटनाएं हैं, जो हमारे आसपास घट रहा है, वो विभिन्न जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उनकी छानबीन करनी चाहिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना उत्पन्न करना चाहिए। हमें उसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखना चाहिए, उसके पीछे के साइंस के बारे में सोचने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी इस सोच की वजह से ही तो उन्होंने संगीत के सुर, ताल और प्रकाश के किरण की जो आभा यानी जो चमक है, उसके अंदर के वैज्ञानिक जो सिद्धांत हैं, उनके पीछे का जो साइंस है, उनके पीछे का जो कारण है, उन्होंने इसी जिज्ञासा की वजह से खोज निकाला था, है ना। और हमारे आसपास न जाने कितनी ही ऐसी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। इसका मतलब है कि हमारे आसपास ऐसी कितनी ही चीज़ें हैं, ऐसी कितनी ही घटनाएं घटित होती हैं जो अपने पात्र की तलाश में हैं। पात्र का मतलब होता है योग्य व्यक्ति, जो किसी विशेष कार्य या स्थिति को पूरा करने के लायक हो। ठीक है। जरूरत है रामन के जीवन से प्रेरणा लेने की। इसका मतलब है कि हमें केवल रामन की तरह अपना दृष्टिकोण विकसित करने की जरूरत है। ठीक है। अगर हम भी उनकी तरह सोचने लगे, अगर हम भी उनकी तरह जिज्ञासु प्रवृत्ति के बनने लगे, तो प्रकृति के बीच छुपे हुए जो वैज्ञानिक रहस्य हैं, ऐसे कई सारे रहस्य हैं जिनका भेदन करना, भेदन का मतलब क्या होता है, तह तक पहुंचना। ठीक है। उसके पीछे के कारण को जानना। तो अगर हम भी उनकी तरह जिज्ञासु प्रवृत्ति के हो जाएं, उनकी तरह दृष्टिकोण उत्पन्न कर लें, तो हम भी देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह से रामन ने हमें अपने आसपास की बिखरी अनेक सामान्य प्राकृतिक चीज़ों को वैज्ञानिक दृष्टि से परखने की प्रेरणा दी है और वैज्ञानिक रहस्य का भेदन करने की प्रेरणा दी है। तो बच्चों, इस तरह से ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करना मत भूलना। अगर आप चाहो तो मुझे DM भी कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड टेक केयर।